अलीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 हैप्पी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया राजपूत, एक नई सुबह के साथ, इस दुआ के साथ कि आज का दिन भी अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ आपके तमाम मामलात में आपके लिए आसानी करे। हफ्ते का दूसरा रोज़ आज है मंगल। मौसम थोड़ा सा बेहतर होता चला जा रहा है लाहौर में और आज अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। थोड़ा क्लाउडी है, बादल आएंगे जाएंगे लेकिन बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर बारिश हो जाए तो मुझे लगता है मौसम में खासी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे जरा आप कि जुम्मे को एक्सपेक्टेड है बारिश, बट लेट्स सी ये बारिश सिर्फ यहीं पर होती है या फिर जहां पर हमें इस बारिश की जरूरत है क्या ये वहां पर भी होती है। और इसके अलावा मौसम में बारिश का हो जाना इसलिए भी बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि स्मॉग लाहौर में डेरे डाल चुकी है जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खासी खराब होती चली जा रही है। इस पर भी प्रोग्राम में आज बात करना इसलिए बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि हमारे जो को होस्ट हैं अनवार साहब वो भी कुछ इन्हीं तब्दीलियों का शिकार हुए हैं, मौसमी तब्दीलियों का। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी हैं, मेरी तो उनसे गालिबन अभी बात नहीं हुई, लेकिन पैनल और प्रोड्यूसर साहब ये बताते हैं कि उन्हें शायद डेंगू हो गया। तो आप लोग भी दुआ कीजिए अपने को होस्ट के लिए कि वो जल्द से जल्द आएं और आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। लेकिन जहां पर आप लोग अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं वो है वर्ल्ड कप 2023 और कल का जो मैच है उस पर जरा थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ भी बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पैर दर पैर शिकस्तों के बाद श्रीलंका बांग्लादेश से भी हार गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच में एक ऐसा वाकया हुआ जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ है। जी हाँ, श्रीलंकन बैटर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया और फिर हमने देखा कि एक भी बॉल खेले बगैर और क्रीज पर आए बगैर वो आउट करार पाए। अब मैथ्यूज क्रीज पर आए तो उनके हेलमेट में एक छोटे सा प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम क्या था ये शायद हम तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली जो टेक्निकल टीम है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। बहरहाल उसे तब्दील करने के लिए नया हेलमेट मंगवाया गया जिस पर बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने अपील कर दी। अब ये स्ट्रैप टूट जाना, इसमें आईसीसी की लॉज क्या कहते हैं, डीएलएस क्या कहता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर आगे चलकर मैं अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। लेकिन इस अपील को एम्पायर ने आउट करार दिया जिसके बाद मैथ्यूज बगैर कोई गेंद खेले पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद श्रीलंकन बैटर एम्पायर और शकीबुल हसन से अपील वापस करने का बार बार कहते रहे, रिक्वेस्टिंग और कन्विंसिंग वे में, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान माने ही नहीं। मान जाते तो क्या ही बात होती। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अगर मुजाहरा कल किया जाता तो यकीन जानिए ये एक बहुत पॉजिटिव और बड़ी खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आती। बहरहाल हमने ये भी देखा कि जब ये मैच शुरू हुआ तो उसके बाद ये सिचुएशन खत्म नहीं हुई। दोनों टीमों के दरमियान हमें खासी गर्मा गर्मी नजर आई, जिसको कहते हैं कोल्ड वॉर नजर आना। बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही है, आपके एक्सप्रेशंस आपका साथ नहीं दे रहे, तो ये सिचुएशंस हमें ओवरऑल थ्रू आउट द मैच नजर आई। और फिर जब मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा तो दोनों टीमें मुसाफा किए बगैर, यानी कि हाथ मिलाए बगैर, हैंडशेक किए बगैर ग्राउंड से वापस चली गई। शायद कि ये शायकीन क्रिकेट को ऐसा देखने को ना मिलता। कहीं ना कहीं शकीबुल हसन अगर लचक का मुजाहरा कर देते, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देते। यही तो खेल और इन चीज़ों का हुस्न है। इसी पर चलकर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज का एक और अहम मैच होने जा रहा है, मुकाबला अफगानिस्तान, और इस पर भी हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। बहरहाल जो आज हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड स्टोरीज हैं, टॉप स्टोरीज हैं, वो जरा हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि आज क्या क्या होने जा रहा है और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या सब कुछ नजर आएगा। अमरीकी अलाशेरी जो है वो अभी तक कायम है और ऐसे में इस्राईली वजीर की गजा पर एटम बॉम्ब गिराने की धमकी सामने आई है। मतलब ये कि ये अंदोहनाक वाकयात, ये जंग का माहौल किसी सूरत भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई तो हो जो इनको समझाए और सालसी का किरदार अदा करे, लेकिन हमें दुनिया में ऐसा किरदार अदा करने वाला ना तो कोई मुल्क नजर आ रहा है ना ही कोई लीडरशिप नजर आ रही। दूसरी जानिब हमने देखा कि वज़ीर आज़म नवाज बनेंगे या फिर बिलावल जरदारी साहब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ऐसे लग रहा है कि सियासी तबले जंग जो है वो बच चुका है। लेट्स सी ये जो जोड़ पड़ेगा इसमें मुकाबला
कौन अपने नाम करता है। दो कि हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हमें नजर आते। तीसरा ये कि क्रिकेट वर्ल्ड कप बड़े बड़े बुर्ज उलटते हुए नजर आ गए हैं और कल भी एक अपसेट होता हुआ हमें नजर आया और आने वाले दिनों में मजीद क्या अपसेट हो सकते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए आपने वर्ल्ड कप देखते रहना है। और फिर ये कि जहां पर ये अपसेट्स हो रहे हैं वहीं पर हम पाकिस्तानी भी एक मौजज़े के इंतजार में बैठे हैं कि क्या हमारे शाहीनों के लिए जो हमने दुआएं की हैं वो उनके हक में रंग लाएंगी या फिर नहीं। लेकिन वैसे तो इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान को अपना मैच हर सूरत जीतना ही है, लेकिन दुआ और दवा साथ साथ हो तो क्या ही बात है। फिर ये कि जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि स्मोक ने लाहौरियों की औसत उम्र 7 कम कर दी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये मामला क्या है इस पर भी बात होगी और इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चल के ये डिटेल्स हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रोग्राम का हमारा पहला सेगमेंट मुल्की सियासी मामलात से रिलेटेड होता है, तो कल जो कुछ हुआ उस पर बात कर लेते हैं। चंद रोज पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में कहा था कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे और मगर सियासत में हमने ये भी देखा है कि ये मुसलसल तब्दील होते रहने का नाम है और अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने का भी नाम। अब ये काम तजुर्बाकार सियासी जमातें जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं ये खूब जानते हैं। इत्तलात ये भी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि रियासत को बचाने के लिए सब अपना मिलकर किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर पार्टीज भी इलेक्शन की तैयारी में किस हद तक मसरूफ हमें दिखाई दे रही हैं। इन तमाम मामलात पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। लगारी साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। लगारी साहब, बड़ी एक सियासी हलचल हमें नजर आ रही है जहां पर बाकी सियासी जमातें हमें इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रही हैं, वहीं पर एक ऐसी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको देखकर ही ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस साल उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी जैसे कि दीगर सियासी जमातें करेंगी। हर इंतखाबात में एक जमात का -1 का फॉर्मूला आपको लगता है कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए ठीक है या ये जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए बहुत एक गलत फॉर्मूला है? मेरे ख्याल में हमेशा से गलत था। आप किसी को माइनस नहीं कर सकते हैं जब तक कि माइनस करने वाली ताकत जो है वो अवाम है। वो अगर किसी को माइनस कर दें तो ही जाकर कोई माइनस हो सकता है। अब तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी के चाहने से कोई माइनस हो गया हो। नवाज शरीफ को 2-3 मरतबा माइनस किया गया, फिर अब वो प्लस होकर सामने आ रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी को कई बार माइनस किया गया, फिर वो वापस आ जाती है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी एलिमिनेट किए जाने के बावजूद भी फिर भी वापस आ जाती है। तो ये वो ठीक नहीं होता है, तर्ज अमल ठीक नहीं होता है। अच्छा, ये भी शायद नहीं चाहा जाता है कि लोगों को सियासी तौर पर अवाम की सतह पर एलिमिनेट किया जाए। तो ये मौका ही नहीं आता है और लोगों को वक्त से पहले जालिम भी बना दिया जाता है, मजलूम भी बना दिया जाता है और जालिम और मजलूम बनाने की फैक्ट्री एक ही है। जी। अच्छा लगारी साहब, हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ समेत नून लीग नवाज शरीफ के फिर से वज़ीर आज़म बनने, जबकि जरदारी साहब समेत पीपल्स पार्टी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के दावे करते दिखाई देते हैं। ये इलेक्शन से कई माह पहले रिजल्ट का पता कैसे चल जाता है? ये क्या मतलब, मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि अवाम ने वोट नहीं कास्ट किए, अभी हमें बैलेट पेपर्स में लोगों के वोट नजर नहीं आए, लेकिन आप और मैं जिक्र कर रहे हो तो अच्छा फलानी जमात के लिए भी ये अगले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा देखें जरिया, आप भी इसका कोई अंदाजा लगा सकती हैं, मैं भी कोई तखमीना लगा सकता हूँ, कोई और एनालिस्ट भी कर सकता है, कोई बाहर बैठा हुआ तजियाकार भी ऐसा कर सकता है। लेकिन वो जो खिलाड़ी हैं वो खुद कहें कि जनाब ये मैच तो हमने जीत ही जाना है और इसमें रेफरी हमारा साथ देगा। हाँ। या ये तासुर पैदा हो कि जनाब रेफरी जो है वो तो हमारे लिए हमारी खातिर हर तरह से उंगली खड़ी कर देगा और हमें सपोर्ट करेगा। तो इस तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं और ये जो कुछ हमारे सामने हो रहा है इस बार नहीं बल्कि पहले भी इस तरह से होता रहा है कि कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार रेफरी का मूड क्या है और अगर इस तरह से होता है तो फिर चीजें जो है प्रेडिक्शन की तरफ चली जाती हैं। वो प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं, वो असल में लोगों की कतायत होती है और वो ऐसा समझ रहे होते हैं कि उनके साथ ऐसा होना है। अब आज कोई लाडला है, कल कोई लाडला था, कोई लाडला था, तो लाडलों की वो बढ़ती जा रही है, अपनी उम्मीदें और आस बढ़ती जा रही है। लेकिन आपकी इस बात से मैं शायद इत्तेफाक ना करूं कि पीटीआई जो है वो साफ हो जाएगी या नहीं होगी।
पीटीआई के सरबराह इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, इससे कोई वो मसला नहीं है, लेकिन पीटीआई मैदान में होगी, होना चाहिए और उसको अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहिए और उसके बाद जो जीत कर आए उसका जो भी फैसला हो वो जाकर खुद करें। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको बिल्कुल वाइप आउट किया जाए और फील्ड से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये मुनासिब भी नहीं होगा, ठीक भी नहीं होगा, मुझे लगता भी नहीं है कैसा हो। अच्छा नसीर लगारी साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही है, आपने कहा ना कि पीटीआई भी इलेक्शन लड़ेगी, पीपल्स पार्टी भी इस बात का इजहार कर रही है कि किसी भी जमात को -1 नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब आपने लाडले वाली बात की ना तो मेरा गुमान इस तरफ गया कि हमने देखा है ये लाडलेपन की सियासत में नवाज शरीफ बहुत ज्यादा लाडले हमें दिखाई दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। नून लीग के हवाले से खासी एक रोमांस है एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का, जो हमेशा हमें हर दौर में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक अरसा हो गया सिंध के सूबे से कोई वज़ीर आज़म सामने नहीं आया, इस बार भी क्या हम फिर ना ही समझें? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सिंध की सियासत में एक ठहराव मौजूद है, अच्छा, एक तसलसल मौजूद है और नई कोई लीडरशिप सिंध में उभर नहीं सकी है और ना ये सूरत पैदा हो सकी है। आखिरी मुखालिफ इस सूबे के अंदर जहाँ हम रहते हैं यहाँ पीर पगारा ही बाकी रह गए हैं और उनके अलावा कोई भी एक इलेक्टेबल वहाँ पर नहीं है ऐसा जो पीपल्स पार्टी से बाहर रह गया। और आखिरी वो गाली गौहर महार थे, उन्होंने भी चंद दिन पहले जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। तो पाकिस्तान सिंध में जो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और इलेक्ट हो सकते हैं वो सारे लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, और फिर उनके अंदर पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो का और बेनजीर भुट्टो का जो एक क्रिश्मा मौजूद है, आज भी मौजूद है, वो उनको बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो हम जाहिर सी बात है जब जब इलेक्शन करीब आते हैं लोग अपनी जो सियासी वाबस्तगियां हैं वो हमें सबसे ज्यादा चेंज करते हुए नजर आते हैं, यही जमहूरियत का हुस्न भी है। लेकिन पीटीआई को सब छोड़कर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ये रहनुमा इन जमातों को कबूल क्यों नहीं कर रहे? इसलिए भी कि ये लोग स्टेटस को की जमातों के खिलाफ रहने वाला अपना जो तासुर है उसे अभी भी कायम रखना चाहते हैं अगर उन्हें इलेक्शन मोड में जाना है? नहीं, मेरे ख्याल में कि इस तरह के लोग कई होते हैं, जो गुलाम मुस्तफा जतोई होते हैं, जो अब्दुल हफीज पीरजादा होते हैं, जो मुमताज अली भुट्टो होते हैं, जो मौलाना कौसर नियाज़ी होते हैं, माजी के 50 साल 40 साल पहले के ऐसे लोग होते हैं, वो तारीख से वाइप आउट हो जाते हैं। ऐसे लोग जो इस वक्त छोड़कर इधर उधर शामिल हो रहे हैं, खासतौर पर एक जमात की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोगों को कहा गया था कि मौलाना कौसर नियाज़ी की प्रोग्रेसिव पार्टी में चले जाएं, बहुत से लोगों से कहा गया खर जैसा क्रिस्मेटिक लीडर जो है उसको भी जतोई के साथ बांध दिया गया था। जतोई अपने घर से हार गए थे, खर ने वहां जाकर कोट दूर से जाकर उनको जितवाया था। और लेकिन ये अब नहीं होने जा रहा है। अब जो लोग हैं वोट उसी पार्टी को जाएगा जिस पार्टी का वोट होगा। अगर पीटीआई मैदान में होगी तो इनको चंद सीटें मिलेंगी जो इलेक्टेबल ले पाएंगे, लेकिन जाते रहें वो अपने आप को अलग कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं। असल मसला ये है कि 9 मई ने एक बॉर्डर लाइन है, 9 मई के साथ जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो उनको तो अलग ही हो जाना है। लेकिन अलग होने के बाद वो समझ रहे हैं कि हमारे सर पर तख्त जो है हमारे सर पर हुमा का साया हो गया है और तख्त हमारे लिए होगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर चंद ही लोग हैं जो मुंतखब होकर आएंगे और ये जाएं अपने आप वो खाल बचा लेंगे, और चूंकि इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते, 9 मई का बोझ बहुत बड़ा है जिसको वो उठा नहीं सकते। तो लगारी साहब, आपने कहा पीटीआई तो होगी, लेकिन पीटीआई तो होगी के साथ क्या इमरान खान भी होंगे? क्योंकि आपको लगता है कि जब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के लिए मैदान में उतरने के लिए भरपूर तैयार हैं, जहांगीर तरीन खान भी तैयार हैं, स्टेटमेंट भी सामने आए उनकी कि अब मेरी नाअहली का वक्त खत्म होने वाला है, तो आपको लगता है कि खान साहब भी इसी मैदान का हिस्सा होंगे? देखें, नवाज शरीफ साहब की नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने की और ताहयात नाअहली की, और जहांगीर तरीन की नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने की और ताहयात नाअहली जो है वो नाअहली मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके रिव्यू को रिवर्ट करने का, कैंसिल करने का, उसको एक तरफ रख देने का, उसको नजरअंदाज करने का मेरे पास ना किसी इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है। ये कौन जाकर ऐसा करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले को और आखिरी फैसले के बाद के रिव्यू के फैसले को भी कौन होगा जो जाकर रद्द करेगा? कौन इनके कागजात नामजदगी कबूल करेगा? दोनों ताहयात नाअहल हैं। पहले अहलियत के लिए सर्टिफिकेट लाएंगे तब इलेक्शन लड़ेंगे, और
ये मुझे नहीं मालूम है कि इसका फैसला वो रास्ता कैसे किया जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यहीं पर कंफ्यूज हूं कि फिर इतना बमागे दोहल किस तरह से कह दिया जाता है कि साबिक वज़ीर आज़म ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि दहशतगर्दी के वाकयात पै दर पै बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी वादी तेरा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। लगारी साहब, अब गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनकी बेदखली के बाद भी हालात कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, ये होती है विल का मसला। ये होता है जो भी अथॉरिटी फैसला करती है वो अपनी पूरी की पूरी नेक नियत के साथ उस फैसले पर अमल दरामद पे सब कुछ हो जाता है। अगर आप अवाम को इत्मीनान में लेकर जो फैसला कर रहे हैं उस पर अमल दरामद करें, और अगर आप एक फैसला कर चुके हैं उसको आप अपने आप को पसपाई की तरफ न ले जाएं और ये तासुर न दें कि आप हार चुके हैं, दबाव के नीचे आ चुके हैं, तो फिर आप कभी भी उसको अमल दरामद नहीं करा सकेंगे। फिर पाकिस्तान इसी तरह से अपना गुज़ीनों का मुल्क रहेगा और जो असल शहरी हैं वो दर दर की भीख मांगेंगे, बेरोजगार रहेंगे, वो अपनी ज़मीन से बेदखल रहेंगे, वो अपने घरों से बेदखल रहेंगे, और बाहर से आने वालों को जो जहाँ से आ जाए उसका अख्तियार होगा, वो यहाँ जायदाद खरीदे, ज़मीनें खरीदे, कारोबार करे और मज़े करे, और जो यहाँ का रहने वाला है वो एक एक नवाले को तरसे, उसके बच्चे दूध को तरसें। तो ये फिर रही है अगर रियासत ने फैसला किया है तो अटल फैसला होना चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ठीक, रियासत ने फैसला किया है तो ये फैसला अटल होना चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सीनियर एंड एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर अपनी अहम राय हमें देते हुए नजर आए। डेफिनेटली उन्होंने एक बहुत ही मुदल्लिल बात की है कि जब यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जब अपने मुल्क में रह रहे हैं, अगर उनके लिए मौशी तौर पर हालात इतने साजगार नहीं हैं और उनके बच्चे अगर एक एक निवाले को तरस रहे हैं, उनके एजुकेशन के मामलात कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, वो अपना मुस्तकबिल उस तरीके से रोशन नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर गैर मुल्की किस तरह से पाकिस्तान में मुकीम रह सकते हैं? और फिर देखिए किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचने की बात नहीं है, वो तमाम ममालिक है जहाँ पर इस उसूल को, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है कि किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने, उस मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं होती, तो फिर पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी शख्स को गैर कानूनी तरीके से क्यों रहने की इजाज़त दे सकता है? तो ये सिचुएशन इस वक्त कहाँ पे हमें नज़र आती है, थमती हुई या जाती हुई, उस पर भी हम लोग अपने आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, सियासी मामलात को और ये अफगानिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं उन्हें भी। लेकिन अभी एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। स्टे ट्यून, न्यू पाकिस्तान। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और पाकिस्तान की सुबह। और कैसे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अपने मुस्लिम बहन भाइयों को भूल जाए, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे हम हमेशा अपने गज़ा के बहन भाइयों को याद रखते हैं, आज फिर एक बार उनका जिक्र करेंगे, क्योंकि गज़ा की जीती जागती बस्तियाँ, वीरान और इमारतें खंडर बन गई हैं। हर तरफ मौत के साए हैं और गुज़िश्ता 30 दिनों में 2 एटम बमों से ज्यादा बारूद गिराया जा चुका है। 2500 रिहायशी मकामात निशाना बने हैं, 45% घर रहने के काबिल नहीं रहे हैं, और इसके अलावा बच्चों के साथ साथ खवातीन, सहाफ़ी, डॉक्टर्स, अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान, तिब्बी अमले के अरकान समेत एम्बुलेंसेस तक को भी निशाना बनाया गया है। अब इस जुल्म पर जनूबी अफ्रीका ने अपने तमाम सिफारतकारों को इसराइल से वापस बुला लिया है, और इससे पहले चाद, उर्दन, बहरीन, टर्की, हिंदस और इसके अलावा जो दीगर ममालिक के सफ़ीर हैं उनको भी वापसी पर बुलाए जाने का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि बोलिविया इसराइल से सिफारती ताल्लुकात अपने मुनक़ता कर चुका है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुपों समेत 18 आलमी तंजीमों ने फ़लस्तीन में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा किया है, और फिर मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि गज़ा में इसराइल की जानिब से आम शहरियों का कत्ल सफाकियत है। मगर इसराइल की वज़ीर सकाफत एमिचाई एलियाहू ने गज़ा पर एटम बॉम्ब गिराने की धमकी दे दी है, वो भी कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि इत्तेहादी इराकी मलेशिया ने शाम में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन और इराक में अल असद अड्डे पर
मोर्टर से हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है, जिसके बाद अमेरिका और ईरान में कशीदगी की सूरत हाल बरकरार है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ये कहते हैं कि अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता और अपने फौजियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंटनी ब्लिंकन इराक के बाद तुर्की पहुंचे और फिर एंटनी ब्लिंकन के दौरे के खिलाफ तुर्क शहरी सड़कों पर निकल आए। तुर्की के शहर दानावाना में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन की अमरीकी अड्डे में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर करके उन्हें रोक दी और फिर तमाम सूरत हाल में अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि अमरीका ने जोहरी आबदोस मशरिक़े वुस्ता भेज दी है। अमरीका पहले ही हम देख रहे हैं कि 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरिक़े वुस्ता भेज चुका है और फिर CIA के सरबराह विलियम बर्न्स इसराइल भी पहुंच चुके हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो मजीद दिन ब दिन अब से अबतर होती चली जा रही है और बद से बदतर होती चली जा रही है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि वहाँ पर जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को बांधे रखें और रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरीके से बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, ख़वातीन शहीद किए जा रही हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ का फ़र्क रखे बगैर जंग को इस तरीके से लड़ा जा रहा है कि वहाँ पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो पामाल होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और ये बड़ा बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि ये वो ममालिक जहाँ पर रहने वाले लोग इंसानी हुकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पर ये लोग अपने ही रहनुमाओं के अगेंस्ट घरों से बाहर निकलते हुए हमें नज़र आते हैं, बड़े बड़े मॉब की सूरत में, एहतजाज की सूरत में, प्रोटेस्टर्स की सूरत में, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। वो ये बारहा बोल रहे हैं कि हमें इस जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाए। इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि इस सूरत हाल के पेश नज़र उनकी राय ये है, वो सोचते ये है कि उनके कंधों पर रखकर बंदूक ना चलाई जाए। वो इस जंग के हामी नहीं हैं। ये यहूदी खुद इस बात का तस्करा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। फ्रांस में रहने वाले लोग, इटली में रहने वाले लोग, मगरबी ममालिक में रहने वाले लोग, जिसमें बरतानिया में रहने वाले लोग हैं, कल भी मैं इस बात का जिक्र कर रही थी। तो इनकी तरफ से बार बार अपने प्रोटेस्ट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम इस जंग को रोकना चाहते हैं, ना कि इस जंग में खामोश रहकर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। और इसके अलावा भी सोशल मीडिया आप भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करती हूँ। बाज़-औक़ात बहुत ऐसे हौलनाक वाक़यात, दिल दहला देने वाली स्टोरीज़ हैं, विजुअल्स हैं जो कि हम लोग सुबह सवेरे आपके साथ शेयर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप तक एक्सेस सबके पास है, ट्विटर तक एक्सेस आपके भी पास है, सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसी विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं कि यकीन जानिए आप घबराहट का शिकार हो जाते हैं। आप एक लम्हे को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई भी खुदा तरसी इन लोगों पर नहीं की जा रही। और कल भी मैं एक वीडियो देख रही थी अपने मोबाइल पर, एक छोटी सी बच्ची थी, गालिबन कुछ होगी कोई साल की शायद, और जिस तरीके से वो खौफ के आलम में मुब्तला थी, जिस तरीके से वो कांप रही थी, जिस तरीके से वो शिवरिंग कर रही थी, वो मतलब कोई भी उस बच्ची के खौफ का आलम देख के ना खुद भी एक लम्हे के लिए खामोश हो जाए, उसके ऊपर सख्ता तारी हो जाए कि वो उसकी कपकपाहट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो सोचिए ये छोटे छोटे से बच्चे जिन पर इस कदर जुल्म ढाए जा रहे हैं, एक एक कब्र में 10-10 के करीब जो है शहदा की लाशें वो डाली जा रही हैं, वो मदफन की जा रही हैं, वो उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है। और फिर हॉस्पिटल्स में काम करने वाला वो अमला जो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, अपने गज़ा के बहन भाइयों के लिए, उनकी इमदाद के लिए वहाँ पर मौजूद है। अब तो हॉस्पिटल्स भी नहीं छोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर भी बम्बार्डमेंट की जा रही है और वहाँ पर भी जाने वाले महफूज हमें दिखाई नहीं दे रहे, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों। जैसे कि मैंने भी खुद जिक्र किया कि जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिस इज़ टू मच नाउ। मेरे ख्याल से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो करारदादें पास होती हैं, अब उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक लम्हा था, एक वक्त था, हम कश्मीर के बहन भाइयों का जिक्र किया करते थे, उनके बारे में बात किया करते थे। लेकिन अब जब हम लोग गज़ा की तरफ देखते हैं, जब हम पैलेस्टाइन की तरफ देखते हैं,
तो हम अपने कश्मीर के बहन भाइयों का दुख भी एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं। इस मामले को हम प्रोग्राम में चल के ज़रूर मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस पर हमें गेस्ट मिल जाए और उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करें। एनीवेज अभी ब्रेक का कहा जा रहा है। स्टे ट्यून न्यू पाकिस्तान। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं एंजॉय कर रही हूँ मीठी चाय, जो कि मैं नहीं पीती, लेकिन जो लोग चाय लवर हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाजा होगा। लेकिन चाय की चुस्कियों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, वो आपके साथ जरूर शेयर करते हैं। चीन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं, जहां पर बहुत सारी चीज़ें यूँ तो हमें देखने को नज़र आती हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क है कि जिसके तामीराती मंसूबे अक्सर दुनिया को दंग कर देते हैं। वैसा एक नया मंसूबा चीन में मुकम्मल किया गया है, जो देखने वालों को दंग कर देता है। और देखने में ये एलियन स्पेसशिप लगता है, मगर ये चिंगदो साइंस फिक्शन म्यूजियम है, जो एक झील में तैरता हुआ नजर आता है। वैसे चीन ने इसका नाम भी अपने जैसे रखा है। सूबा सिचुआन के सदर मकाम में तामीर होने वाला ये म्यूजियम हर जाविये से मुख्तलिफ दिखाई देता है, और इसे डिजाइन करने वाली कंपनी के मुताबिक हर पहलू से ये हमेशा मुख्तलिफ नजर आता है और लोगों को गैर मामूली महसूस होता है। मगर डिजाइन से ज्यादा दंग कर देने वाली हकीकत इसकी तामीर का दौरानिया है। अब जनाब, इस मंसूबे की तामीर में 12 माह लगे, और सिडनी की अगर हम बात करें तो ओपरा हाउस से 3 गुना बड़ा ये म्यूजियम जितनी कम मुद्दत में तामीर किया गया वो हैरान कौन है। 2022 में 81वीं आलमी साइंस फिक्शन कन्वेंशन के लिए इस म्यूजियम को तामीर करने की मंजूरी दी गई थी, और फिर 59,000 स्क्वायर फीट मीटर रकबे पर फैली इस तरह की इमारत की तामीर अमूमन 4 से 5 साल में मुकम्मल होती है, मगर डिजाइन से लेकर इमारत की तामीर को महज 12 माह के अंदर कंप्लीट किया गया, और इसे एनुअली साइंस फिक्शन कन्वेंशन के लिए तामीर किया गया है। ये म्यूजियम 18 से 22 अक्टूबर को होने वाले साइंस फिक्शन कन्वेंशन के मौके पर आवाम के लिए खोला गया था। तो मजे की लगी आपको ये खबर? चले जनाब, सिर्फ एक खबर ही आपके लिए अच्छी नहीं है, इसके अलावा भी शौकीन अफराद जिन्हें लजानिया बड़ा पसंद है उन्हें ये बता देते हैं कि आपको क्या लगता है कि लजानिया सिर्फ आप ही खाते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। काला भालू भी लजानिया का बड़ा ही शौकीन निकला और फ्रिज से अपना मनपसंद खाना लजानिया चुरा ले गया। ये दिलचस्प और अजीबो गरीब वाकया अमरीकी रियासत केंटकी में पेश आया, जहां एक भूखा भालू मटर गश्त करते हुए एक कमरे में घुसा और फिर फ्रिज से लजानिया उठाकर चलता बना। ये वीडियो घर में लगे सीसीटीवी से हासिल की गई है, जिसमें भालू की तमाम तर हरकत को कैद किया गया था, और इस वीडियो को घर की मालकिन ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है। तो है ना बड़ी दिलचस्प सी स्टोरी, और इसकी वीडियो भी मुझे इंतहाई इंटरेस्टिंग लगी है। एनीवेज, अब आपको सऊदी अरब लेकर चल रहे हैं कि जहां पर बहुत कुछ हमें तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूं तो सऊदी अरब हमारी मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे दिलों के बहुत करीब है, लेकिन जब हम वहां पर कुछ नई और हैरान कर देने वाली चीजों को देखते हैं तो वो भी हमारे लिए एक अलग सी फेस्टिविटी होती है। अजीबुल खल्कत परिंदे देखने वालों को हैरान कर दिया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई पड़ी है। सामने आने वाली वीडियो में आप देखिए कि एक शहरी एक परिंदा दिखाते हुए कह रहा है उसने अजीब व गरीब शक्ल का ये परिंदा इससे पहले कभी नहीं देखा था। वैसे मुझे भी ये परिंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिखने में तो चील उकाब नुमा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये परिंदा अलसब्द कहलाता है। अच्छा, स्नेक पैटर्न है इसकी, जो स्किन फॉर्म है ना वो थोड़ी सी हमें स्नेक पैटर्नाइज लग रही है, और इसका जो लक़ब है वो मल्ही अल रयान है। ये परिंदा खुद को बीमार या जख्मी जाहिर करता है। अच्छा, बड़ा ही कोई मैं कहूँगी कि शो ऑफ करने वाला परिंदा भाई ये तो, और इसे देखकर तासुर ये मिलता है कि ये उड़ नहीं सकता, बेवाकई शो ऑफ करता है। इस किस्म के परिंदे सऊदी अरब में नकल मकानी करके पहुँचते हैं, और इसकी बास नस्लें मुमलिकत के जुनूब मगरिब के पहाड़ी इलाकों में मौजूद हैं। अब वाज़ेह रहे कि अलसब्द के नाम से मंसूब ये परिंदा दुनिया भर में पाया जाता है, और इसके पर लंबे और सुनहरे रंग के होते हैं। इस नस्ल के बेशतर परिंदों के पंजे छोटे होते हैं। तो अगर आप
आपके पास भी कुछ इस किस्म की वीडियोस अवेलेबल हो, या आपके घर में कोई ऐसा परिंदा या जानवर जो कि मजे मजे की हरकतें करता हो, जो कि आज से पहले दुनिया ने कभी ना देखी हो, तो आप हमारे सोशल अकाउंट्स पर उन वीडियोस को भेज सकते हैं और हमारे सोशल हैंडल्स हमने हमेशा आपके साथ शेयर कर रखे होते हैं। तो ये तो ओवरऑल हम लोग बात कर रहे थे उस परिंदे को लेके जो कि सऊदी अरेबिया में नजर आया, लेकिन सऊदी अरेबिया से बड़ी ही खूबसूरत यादें हैं जो कि वापसता हैं, जो कि मौका मिला तो जरूर कभी आपके साथ शेयर की जाएंगी, क्योंकि अभी न सिर्फ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक के बाद हेडलाइंस है। तो स्टे ट्यून, न्यू पाकिस्तान। तो एक इंटरेस्टिंग और अच्छी ब्रेकिंग है, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अच्छी मॉर्निंग है, अच्छा आगाज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर हमें नजर आने लगी है। 100 इंडेक्स 54,000 की सतह उबूर करके आया है और इंडेक्स में 308 पॉइंट्स का इजाफा भी देखने को मिला। अब KSA 100 इंडेक्स 54,308 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इस पर बात करते हैं, न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं। काशिफ, अच्छी अपडेट है, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जो है वो एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गुज़श्ता रोज भी मार्केट रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई थी। गुज़श्ता एक महीने से देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है और आज भी यही है। 100 इंडेक्स पहली दफा तारीख में 54,000 की जो सतह है उसको अबूर करने में कामयाब हुआ है। 100 इंडेक्स इस वक्त 54,308 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट में आज भी बड़े पैमाने पर ऑयल एंड गैस सेक्टर और दीगर में जो है वो खरीदारी देखने में आ रही है। सरमायाकारों की जानिब से जो ऐसी खरीदारी है उसमें जो है वॉल्यूम्स में इजाफा देखने में आ रहा है। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें एक अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद है कि पाकिस्तान को जल्द जो है वो अगली ट्रांस मिल जाएगी। इसके अलावा जो इलेक्शन जो है उनके बरवक्त इनेकाद पर भी यही सूरत हाल है कि मार्केट में सख्त जो ये सारी सूरत की वजह से जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी है उसकी वजह से लोग जो है सरमायाकारी कर रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि मार्केट आज भी एक नया रिकॉर्ड हाई बनाएगी। और गुज़श्ता हमने देखा है कि गुज़श्ता रोज हो, गुज़श्ता हफ्ता हो या आज का दिन हो, मार्केट रोजाना जो है एक नया रिकॉर्ड बना रही है। अच्छा काशिफ, आपने बताया ना कि जैसे कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी सामने आ गया है और इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि मुल्क जो है वो अब स्टेबिलिटी की तरफ हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो सरमायाकार हैं उनका क्या तासुर है और जो बड़े कारोबार हैं, स्पेशली अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो उनकी क्या सिचुएशन है? लेकिन सबसे अहम मामला यह है कि जो जब सियासी तौर पे मामला बेहतर होते हैं तो सरमायाकार जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आते हैं। पिछले दिनों जब शरह सूद नहीं बढ़ी तो उसका भी सबसे अहम मामला ये हुआ कि लोगों ने बड़ी तादाद में जो है इन्वेस्टर्स ने स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो पैसा डाला है। और जिस तरह मुल्क में महंगाई इन्फ्लेशन में जो कमी आ रही है तो ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद नीचे आएगी। इस वजह से जो सरमायाकारी है वो स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हो रही है। जहां तक आपने इलेक्शन की बात की तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सरमायाकार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और जिंदगी इसी का नाम है, कभी कुछ अच्छी खबरें हैं तो कभी बुरी भी खबरें हैं, लेकिन एक सैड न्यूज़ है आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी हमारे पास रिसेंट और लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है। कोट अद्दू से ये खबर है जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया और 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और बताया जा रहा है कि ये चारों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार बस ने गदा गाड़ी को कुचल डाला और इस अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। और मुसाफिर कोच ये जो बस है ये रावलपिंडी से राजनपुर जा रही थी। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसके हवाले से हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे और आपको ये अपडेट देना ज़रूरी था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज़िंदगी में ऐसा ही है कि कभी अच्छी खबरें भी हैं तो कभी बुरी खबरें भी हैं। और ये अफसोसनाक वाक़या बहरहाल कोट अद्दू में पेश आया है जहां पर मुल्तान रोड पर तेज़ रफ्तार बस ने एक गदा गाड़ी को कुचल डाला जिस पर 4 अफराद सवार थे। एनीवेज प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद खबरों को शामिल करते हैं, कुछ मजीद डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। जब डेवलपमेंट्स की हम लोग बात करें तो जैसे कि अभी हमें काशिफ मुनीर भी बता रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इन्वेस्टर्स को भी कारोबार करने का अच्छा मौका जो है वो मैसर होगा। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मजीद स्टेबलाइज करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ गुज़िश्ता रोज़ जब उनकी मुलाकात हुई
हुई, एक इजलास हुआ, तो उसमें तय ये पाया है कि क्यों ना एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पार्टीज के सरबराहान को मदऊ किया जाए, इनवाइट किया जाए, उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाए और फिर इसके बाद जो इलेक्टोरल पॉलिसीज हैं, जो कि आम इंतखाबात की एक मोमेंटम है, एक मूव है, उसके ऊपर मिलकर आगे बढ़ा जाए मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मती साहब, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मतीउल्लाह जान साहब, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किए जाने के हवाले से बातें की जा रही हैं, ऐसा मुमकिन हो पाएगा और कितना जल्द? देखें, होना तो चाहिए, और ये ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं जिनको मदऊ किया जाएगा, मेरे ख्याल में ये वही हैं जो मिलकर हुकूमत भी करती रही हैं। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा तो नहीं थी मगर हुकूमत का हिस्सा थी। तो अगर ये जमातें जो हैं एक बार फिर इकट्ठी हो जाएंगी तो ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं होगी। साबिक इत्तेहादी जो हैं एक बार फिर बैठ के कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखना यह है कि क्या इस ऑल पार्टीज, जिसको हम ऑल पार्टीज कह रहे हैं, क्या इसमें तहरीक इंसाफ को भी मदऊ किया जाएगा? जी जी। और फिर क्या तहरीक इंसाफ इस ऐसी किसी भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी या नहीं होगी? तो अगर तहरीक इंसाफ को मदऊ किया जाता है और तहरीक इंसाफ ऐसी कॉन्फ्रेंस में शरीक होती है तो यकीनी तौर पे एक मुत्तफ़िका तौर पे जिस किस्म का भी एलामिया आएगा तो उससे इलेक्शन की एक मस्बत फ़ज़ा हमवार होगी। और ख़ास तौर पे आजकल ये जो गिले शिकवे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो अगर मुत्तफ़िका तौर पे इस हवाले से कोई एलामिया आ जाता है तो फिर जो इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस की साख भी बहाल हो सकती है। मगर लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी ऐसी कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी, और उसके लिए अगर तहरीक इंसाफ किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में शरीक होती है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। मगर अब देखना यह है कि क्या अगर नून लीग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रही है तो क्या वो तहरीक इंसाफ को भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की दावत देती है या नहीं। अदरवाइज ये ऑल पार्टीज तो नहीं कहेंगे, इसको आप ऑल पीडीएम या ऑल पीडीएम अलायंस कह सकते हैं, जरूर कहा जा सकता है। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि जब भी इस किस्म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है तो कोई एक सालसी का किरदार अदा करने वाली एक शख्सियत हमें हमेशा मंजर आम पर नजर आई। किसी दौर में जरदारी साहब नजर आते हैं तो किसी दौर में मोस्टली हमें मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत नजर आते हैं जो कि तमाम पार्टीज के साथ एक अलग से एक बॉन्ड कायम करने में हमें नजर आते हैं। जिस तरह हमने देखा कुछ वक्त पहले कि कुछ पीटीआई रहनुमा उनके घर भी गए, उनसे बातचीत की, और आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ कि तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान या वो लीडरान जो कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं, फिर चाहे मुस्तकम पाकिस्तान पार्टी में जाएं या फिर पीटीआई से किनारा कशी कर ले, इसका टास्क उन्हें सौंपा जा सकता है अगर ऐसा कुछ होता भी फॉर दैट मैटर? देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद तो ये है कि पहले तमाम पार्टीज जो हैं एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएं, और उसके बाद अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई भी शरीक होती है तो उसके बाद मसालियतकार की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। और मसालियतकार डेफिनेटली मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे आइडियल एक पोजीशन है किसी भी मसालियतकारी के लिए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हालिया दिनों में कुछ ऐसे मुतालबात ज़रूर किए हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और पीटीआई के हवाले से, जिससे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि पीटीआई जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बल्कि इलेक्शन कैंपेन में भरपूर तौर पे हिस्सा ले सके। अब इसका ये मतलब तो हम नहीं ले सकते कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को भी बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि बिलावल तो जरदारी बार बार कहते हैं कि कानून को अपना रास्ता जरूर लेना होगा मगर जो सियासी जमात है उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो रिलेटिवली मुकाबलतन मैं समझता हूँ कि एक बेहतर पोजीशन में अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ शरीक होती है या उसको मदऊ किया जाता है। अगर उसको मदऊ ही नहीं किया जाता तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की मसालियतकारी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे होगा ये कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर फिर जो है एक किस्म का ये तासुर मिलेगा कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पीडीएम के साबिक इत्तेहादियों के लिए है और तहरीक इंसाफ के लिए नहीं। तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है, मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा भी किया जा सकता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है अगर उन्हें मदऊ किया जाता है तो किसी ऐसे वेन्यू पे हो, किसी ऐसे न्यूट्रल वेन्यू पे हो
ये वो वाला न्यूट्रल नहीं है जिसके वो डसे हुए हैं। यकीनी तौर पे कोई और ऐसा न्यूट्रल वेन्यू हो जहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग भी शरीक हो सकें। तो वो न्यूट्रल वेन्यू कोई भी हो सकता है, कोई छोटी जमात भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, लेकिन नून लीग मैं नहीं समझता कि किसी भी ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करके वो तमाम पार्टियों की शिरकत को यकीनी बना सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मतकुल्ला जान साहब, आप इस शरीक इक़्तिदार की वादियों में एक इंतहाई एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, चाहे स्पोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग हो या फिर दीगर मामलात हो, आपका नज़रिया, आपका तजुर्बा इस वक्त क्या कह रहा है? क्योंकि कुछ कयास आराइयाँ जारी थी कि हो सकता है कि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ना कोई कोलैबोरेशन हमें होती हुई नजर आए। आपको ऐसी डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही है कहीं पर? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि PTI की जो इस वक्त पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सबसे बड़ा जो उनके पॉलिटिकल हरीफ है नून लीग, उसके खिलाफ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए PTI का सहारा ले और PTI के करीब जाए। तो ये एक सियासी मसलियत है, मजबूरी भी है, सियासी हिकमत अमली भी है कि पीपल्स पार्टी जो है एक तो सिंध में अपने किले का दिफा करना जरूरी है, दूसरा पंजाब में इन रोड्स बनाने के लिए वो PTI की हमदर्दियां हासिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़े पैमाने पे जब PTI के लोग अगर लेट्स से के नाअहल होते हैं या उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो PTI और पीपल्स पार्टी के बीच एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है कि जिन हलकों में PTI के लोग सामने नहीं आ पाते तो PTI के साथ पीपल्स पार्टी के लोग बार्गेन करके पंजाब में अपनी पोजीशन मुकाबलतन जो है मजबूत कर सकते हैं। और दूसरी तरफ PTI जो है कराची के अंदर चाहेगी कि वहाँ पे उनको जो है किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट किया जाए, खासतौर पे अर्बन कराची और कराची सेंटर में, जैसे कि पहले भी 2018 में उनको फैसिलिटेट किया गया था जो कि वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से था। मगर अब भी PTI ये समझती है कि कराची में अब उनका एक वोट बैंक है और वो बजा तौर पर दुरुस्त समझती है, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी की अगर उन्हें वहाँ पे सपोर्ट मिलती है तो पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर यकीनी तौर पे PTI से सपोर्ट चाहेगी। तो ये कोलैबोरेशन अगर एलानिया ना भी हुई तो एक टैसिट कोलैबोरेशन ज़रूर हो सकती है। एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट अगर एलानिया ना भी हो तो फिर भी हो सकती है। और पंजाब के अंदर जो PTI के जो सिंपैथी के वोट हैं, इस बात का इम्कान है कि PTI का कोई उम्मीदवार ना होने की सूरत में वो पीपल्स पार्टी को एक बेहतर कैंडिडेट समझ के पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहेगी, मगर आप ये कहना मुश्किल होगा कि नून लीग जो है वो किसी भी सूरत PTI के करीब आएगी या उससे किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट। अच्छा, चले बस मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका बड़ा वक्त ले लिया मैंने, सुबह आपसे सियासी बातें करवा रही हूँ, मॉर्निंग भी आपके अखबार पढ़ के आप हटे होंगे, उसके साथ ही हमारे एनालिसिस शुरू हो जाते हैं। ये बताइए सर कि फरवरी में आम इंतखाबात हैं, लेकिन वो गहमा गहमी ना महसूस हो रही है ना कहीं देखने को मिल रही है। सियासी पार्टियां के अभी भी सूझबूझ के साथ चल रही हैं या उन्हें अभी भी कुछ शुबात हैं कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने भी हैं या नहीं है, लेकिन अवाम में वो सियासत नजर नहीं आ रही। सियासी जमातों के अंदर सियासत होती भी जरूर नजर आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने किसी किस्म के भी खदशात का इजहार करने से जो है ना अपने जुबानी कलामी अहकामात से जो है उसको रोका हुआ है और कहा है कि जो भी ऐसे खदशात का इजहार करेगा तो वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा और उसके खिलाफ एक्शन लेगा। मेरी ऐसी जुर्रत मती उल्लाह साहब के मैं ऐसा कुछ कह दूं, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि अवाम में वो नजर नहीं आ रहा सब कुछ। ये डिस्क्लेमर मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ, बात तो करनी है हमने और हम समझते हैं कि किसी को भी खदशात का इजहार करने से नहीं रोका जा सकता। और पाकिस्तान के अवाम 75 साल में जिस गैर यकीनी की सूरत हाल से गुजरे हैं, उसके बाद किसी एक जज के जुबानी रिमार्क्स के कहने से वो खदशात का इजहार करना बंद नहीं कर देंगे। ये आज़ादी राय का एक हिस्सा है और वैसे भी एक जुबानी रिमार्क्स है, कोई फैसला नहीं है, कोई आर्टिकल 19 की तशरीह नहीं है। तो जहाँ तक गहमा गहमी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में दिसंबर के पहले हफ्ते में जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाएगा जिसमें कागजात नामजदगी की तारीख होगी और दूसरी तारीखें होंगी, तो उसके बाद ये हतमी तौर पे गहमा गहमी शुरू होगी। क्योंकि अभी तक अगर टिकट्स का फैसला जब होना शुरू हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में सियासी तौर पे हलचल जरूर मचेगी और उससे पहले तहरीक इंसाफ की पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी
तो फिर मेरे ख्याल में सियासी तौर पे एक्टिविटी तब शुरू होगी जब इलेक्शन प्रोग्राम आएगा और जब लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि तमाम सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने पूरे एक सामने एक्सप्लेन किया। और अब आप जाइए अपना दिन अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर नाश्ता नहीं किया तो आप ज़रूर अपना जाके नाश्ता कीजिए। और हम भी एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं ताकि वो लोग जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी किचन तक जाकर अपना नाश्ता बनाने में या चाय का कप वापस लेकर आने में थोड़ी सी आसानी हो। तो स्टे ट्यून्ड, नहीं हो पाएगा। जी, welcome back once again. You're watching Neo Pakistan and here we have a latest development to share with you people. जनाब, सियासी जोड़ तोड़ जारी है और अब रिसेंटली MQM का वफ्द जो है वो लाहौर पहुंचा है, जिसके विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब भी इस वक्त का हिस्सा हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी इस फुटेज में देखा जा सकता है। इंतखाबी इत्तेहाद पर मुमकिन तौर पर बातचीत होगी और आइंदा का जो लाइहा अमल है उसके ऊपर भी हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जो सीनियर पार्टी क़यादत है वो भी ये चाहती है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और इलेक्टोरल पॉलिसीज़ और इलेक्शन के जो मामलात हैं उसके ऊपर उनकी राय जानी जाए। जी, तो जनाब, सियासी जोड़ तोड़ तो आपने देख लिया और मैंने बता दिया, लेकिन वर्ल्ड कप में क्या कुछ चल रहा है वो शेयर करना अभी भी आप लोगों से बाकी है। कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। कल मैच में एक और मैच चल रहा था, लेकिन हमने ये देखा है कि कल के वनडे वर्ल्ड कप की तरह ये वर्ल्ड कप भी सरप्राइजेस और अपसेट से भरपूर हुआ पड़ा बैठा है, जहां पहली डिफेंडिंग चैंपियन जो थी इंग्लैंड, इस समय श्रीलंका पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर्स की टीम्स बन गई हैं और नीदरलैंड समेत अफगानिस्तान उभर कर सामने आ गई हैं, जिससे हम ये कहते हैं कि शायद ये एपेटाइजर्स होंगी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया नहीं जनाब, वो 7 कोर्स मील हैं और अब सब हैरान रह गए हैं। वाहिद पाकिस्तान है जो कि हर टूर्नामेंट में मौजूदों के इंतजार में होता है और इस बार भी हमारा कुछ ऐसा ही हाल है कि सेमीफाइनल में जाना हमारे लिए किसी मौजूदे से कम नहीं है। इस बार भी कोई जीत जाए, कोई हार जाए, कहीं बारिश हो जाए, किसी की दुआ रंग ले आए तो हमारा सेमीफाइनल का चांस बन सकता है, मगर इसके लिए हमको अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से जरूर जीतना होगा। लेकिन जहां पर ये मैच हमारे लिए जीतना जरूरी है, वहीं पर यह भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई किस मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। हमें एक अच्छे मार्जिन से इस मैच को विन करना होगा। इस पर मजीद भी डिस्कस कर लेते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंकन टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम नजर आई और उसके बाद हमने ये देखा कि पूरे ही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को फारिग कर दिया गया और 1996 के वर्ल्ड कप फातेह टीम के कप्तान ने लंका टीम को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो फॉर्मर कैप्टन रहे हैं अर्जुन रनाटुंगा, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उन्हें उबूरी चेयरमैन जो है वो मुकर्रर किया गया है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कैप्टन जो हैं कुशाल मेंडिस, वो एक वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है जिसमें उन्होंने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को करियर की 49वीं सेंचुरी पर मुबारकबाद देने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये बात सिर्फ वहीं पर आकर नहीं रुकती कि कुशाल मेंडिस को उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी या उनकी सेंचुरी स्कोर्स करने पर उनके साथ उन्होंने वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। कल एक और भी हमने एक बड़ा ही अलग सा मामला देखा जो कि हमें बांग्लादेश के कैप्टन शकीब अल हसन और श्रीलंकन कैप्टन के दरमियान देखने को मिला। उस पर भी हम बात करते हैं क्योंकि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अब्दुल समी, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम गुड जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक समी। या अगर मामला तो हमारे थमने की और खत्म होने की नाम ही नहीं ले रहे, या क्या लगता है आपको अभी भी कोई चांसेस हैं हमारे जाने के आगे, या फिर सिचुएशन कुछ मजीद बदलती हुई नजर आ रही है? दूसरा ये कि एक वर्ड मैं बार बार सुन रही हूँ, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट। अब तो फखर जमान भी कंफ्यूज हो गए भाई, ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है? थोड़ा सा आप भी हमें गाइड कर दें जनाब। अच्छा, एक तो ये देखें कि अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम की एक रिवायत रही है और हम हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं
और इस वर्ल्ड कप में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है कि हम अगर मगर की बुनियाद पर जो है वो अपने सेमीफाइनल में जाने की राह देख रहे हैं। अब इसको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट ये एक हकीकत है इस वक्त। और जहां तक आपका दूसरा जो सवाल आपने किया कि मॉडर्न डे क्रिकेट, तो मॉडर्न डे क्रिकेट बेसिकली देखें क्रिकेट की खूबसूरती असल में तो है टेस्ट क्रिकेट, लेकिन उसके बाद उससे वनडे क्रिकेट आई, वनडे क्रिकेट से T20, और ये जो क्रिकेट में तेजी आई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, तो इसको मॉडर्न डे क्रिकेट कहा जाता है। लेकिन इधर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो बैट्समैनों की अप्रोच है, जिस तरह से वो क्रीज पे आते हैं, जो प्लान लेके आते हैं, जैसे वो बैटिंग करते हैं, वो हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाते हैं, तो इसको मॉडर्न डे क्रिकेट जो है कहा जा रहा है। और उस मॉडर्न डे क्रिकेट को अभी तक पाकिस्तान टीम में कोई अडॉप्ट कर पाया है, तो मेरे ख्याल में फखर जमान ही है जो उसी तरह से खेल रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की सारी नजरें फखर के ऊपर है और उनसे वो काफी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। अच्छा, हमने कुछ ये भी देखा है, कुछ लोग ये भी डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, मार्केट में बड़ी ऐसी बातें हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर, डिजिटल मार्केट में कह लूं तो ये गलत नहीं है कि भारत जब खेलते हैं तो बॉल्स में कोई तब्दीली की जाती है और पिचेस का इल्जाम तो हर कोई ही लगाता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पिच का भी बाकी टीम्स के पेसर्स और स्पिनर्स उस तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे जिस तरीके से इंडिया एडवांटेज ले रहा है। व्हाई सो? देखिए, जहाँ तक पिचेस की प्रिपरेशन है और इसके लिए ये हमेशा से एक रिवायत रही है कि जो होस्ट कंट्री होता है वो अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखते हुए उसके मुताबिक जो है वो क्रिकेट की पिचेस तैयार करवाते हैं। अच्छा। और इंडिया इस मामले में काफी बदनाम रहा है कि उनके पास अच्छे स्पिनर्स होते थे, तो दुनिया की बेहतरीन टीम्स को अपने पास बुलाकर और ऐसे पिचेस तैयार करते थे, ट्रैक्स बनाते थे जिन पे बॉल ज्यादा स्पिन होता था। जो 5 दिन की जो क्रिकेट थी उसमें जो है दूसरे तीसरे दिन विकेट में क्रैक्स आ जाते थे, वो टूट जाती थी, जिससे उनके स्पिनर्स को फायदा होता था। लेकिन इस वक्त जनरली अगर देखा जाए तो इन्होंने बैटिंग ट्रैक्स बनाए हुए हैं। अच्छा। लेकिन उन बैटिंग ट्रैक्स से हमें ये समझ नहीं आ रही, और ये दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स और क्रिकेट एनालिस्ट जो है इस वक्त वो परेशान है, और इसको थोड़ा टाइम लगेगा इस गुत्थी को सुलझाने में कि वही विकेट होती है और इंडियन बॉलिंग जो है जिस वक्त वो आती है अटैक पर तो सीम और स्विंग शुरू हो जाता है, टर्न भी उनको मिलने लग जाता है। तो एक ही मैच की 2 इनिंग्स में विकेट अलग अलग कैसे बिहेव करता है, ये एक अभी तक एक क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ऐसे से रिलेटेड एक और सवाल मुझे अब्दुल समीज का ये भी जवाब दीजिएगा कि अगर एक मौजूदाती तौर पर हम पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर भी जाती है, तो जिस बॉलिंग का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस पिच के बिहेवियर के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम फाइनल के लिए फिर इस जैसी बॉलिंग को काउंटर कर पाएंगे हमारे बैटर्स? देखिए, हमारी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो दुनिया की किसी भी जो है उसमें टैलेंट की कमी नहीं है। किसी भी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप का मुकाबला हम भरपूर करने की सलाहियत रखते हैं। किसी जगह पे आप आके जो है प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं, हमें उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो हम जो हमारी स्ट्रेंथ है दैट इज आवर फास्ट बॉलिंग अटैक। वो जो है अगर जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ जैसी बॉलिंग की या इस वर्ल्ड कप से पहले जैसी करते आ रहे हैं कि हम अपनी लाइन लेंथ जो है वो ठीक रखें और हम अपनी पेस बरकरार रखें, तो हम दुनिया की किसी भी टीम को परेशान करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। और ये क्रिकेट ऐसा खेल है, ये उस दिन का होता है, उस दिन ग्राउंड में जो टीम कम प्रेशर लेती है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो वो अच्छा रिजल्ट देती है। तो हमें पूरी उम्मीद है, हो सकता है ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से आप लाइन और लेंथ की बात करें बॉलर्स की, आपको इस तरह से शादाब की सेमीफाइनल में जाने की कोई लाइन और लेंथ नजर आ रही है कि वो सेमीफाइनल में खेलेंगे? क्योंकि ख्वाहिश नजर आ रही है उनकी कि वो अपना ये सपना पूरा करना चाहते हैं सेमीफाइनल में खेलने का। उनकी ख्वाहिश के अलावा हमें लगता है टीम मैनेजमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि वो, हमें जो इतलात आ रही है कि वो अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं है, बट उनको आप कह लें कि फिट करवाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपने खेलना है, टीम की आपको जरूरत है। क्योंकि हमें नहीं लगता उनको अगर ड्रॉप करना होता तो पिछले मैच में आप देखें हसन अली को चांस देने के बजाय रिजर्व में से अबरार को ऊपर लाया जाता। लेकिन इससे मतलब यही लिया जा रहा है कि शादाब को एक
मौका दिया जाएगा उनको सेमीफाइनल में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया, सेमीफाइनल से पहले इन मैचेस का जो है वो अल्लाह करे कि हम सेमीफाइनल में जाएं, हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन सेमीफाइनल से पहले जो है इन मैचेस का हिस्सा उनको बनाया जाएगा। ठीक है शादाब के मामले में तो फिर मैं यही कहूंगी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। मौसमी अपना वक्त देने के लिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक, आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और ये स्पेशल सेगमेंट जो हमारा है वो हमारे छोटे छोटे से बच्चों के लिए और उनकी अम्मियों के लिए है। तो जनाब आप तैयार हो जाए क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ विद इन द स्टूडियो हैं और हम उनसे जानेंगे कि जो स्मोक की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बड़े तो बड़े, छोटों को भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो उन पर इम्पैक्ट डाल रही है। इसकी सिचुएशन मजीद कैसे बेहतर हो सकती है कि अगर हम कुछ होम रेमेडीज़ कर लें और उस तरह से अगर हम लोगों को फिर अफाका नहीं होता फिर डेफिनेटली आपने और हमने मिलकर डॉक्टर के पास जाना है। घर में खुद से मेडिकेशन आपने नहीं करनी है। लेकिन इस वक्त करंटली जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है लाहौर में अभी हम लोग गुलबर्ग के एरिया में बैठे हैं और इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 320 है और बताया ये जा रहा है कि ओवरऑल लाहौर में ये 500 से एक्सीड कर चुका है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप 200 से 300 के दरमियान ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो यकीन जानिए आपने एक दिन में 30 सिगरेट पी लिए हैं। हमारे वो छोटे बच्चे जिसे हम लोग ये कहते हैं कि वो स्मोक से दूर रहें, फिर चाहे वो सिगरेट का धुआं हो या फिर लकड़ियों का जलता हुआ धुआं हो, तो अगर 400 से 500 पर जाके ये एक्सीड कर रहा है तो मतलब ये कि आप एक पूरी सिगरेट की डब्बी पीने का जो है ना उससे इसका मवाजना कर सकते हैं। बट एनीवेज लाहौर एक बार फिर से ज़्यादा से ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में हमें सफ़े अव्वल पर नज़र आ रहा है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद साहब, ENT स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये स्मोक दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और बच्चे सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि होम रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए कि जिसके बाद आप एंटी एलर्जीज पर जाएं, क्योंकि आप जैसे काबिल डॉक्टर्स हमें यही बताते हैं कि कम से कम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाया जाए। थैंक यू वेरी मच। ये मौसम ज़्यादा एहतियात करने का है। ये एक बड़ा मसला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बैडली डिस्टर्ब होती है और अब तो हम लो एप को टच कर रहे हैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ को। ज़रूरी है कि हम फौरी तौर पे अपने लेवल पे जितना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं, हैंड वॉश बार बार, नाक और गले को पानी से बार बार फ्लश करें। जहाँ पे भी पानी साफ अवेलेबल हो, जो ही ऑफिस पहुँचे हैं घर से, नोज़ और गले को अच्छे तरीके से फ्लश कर लें, हैंड बार बार वॉश करें। पानी पीने की आदत डालें, हर थोड़ी देर बाद पानी के सिप्स या लिटिल वार्म ड्रिंक्स। हर बंदे की केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है बट इट शुड बी लिटिल वार्म। चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें, बंद डिब्बों के जूसेस बिल्कुल इन दिनों में बंद कर दें। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, लिटिल वार्म है, हॉट मिल्क हो सकता है, क्लियर सूप हो सकते हैं, सिंपल पानी भी बहुत कारगर है। जो लोग पानी नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा पीते हैं उनको इन्फेक्शन रेट बहुत कम होता है। अच्छा। अनड्यू रोड पे एक्सपोज ना हो, ज़रूर हों तो अपनी गाड़ी के विंडो बिल्कुल उसको शीशे को बंद रखें और उसमें वेंट को अगर चलाना है तो अपने जो आपने देखा है कि एसी के जो हमारे फिल्टर होते हैं ये इन दिनों में फ्रीक्वेंटली क्लीन करने चाहिए। और अगर आपने हेपा फिल्टर लगाए हैं, जैसे दुबई में एक्सपीरियंस किया गया, जितने बारीक फिल्टर किए जाते हैं जैसे हेपा फिल्टर्स हैं, एयर प्योरीफायर हैं, तो उनके फिल्टर फ्रीक्वेंटली चेंज किए। अच्छा। क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जितनी भी डर्ट है, कचरा है, इकट्ठा होता है, अगर आप उनको साफ़ ही नहीं कर रहे तो ऐसे एयर प्योरीफायर या हेपा फिल्टर्स का कोई फ़ायदा नहीं। सही। इसलिए क्लीनलीनेस एट माइक्रो लेवल, एट होम लेवल मैक्सिमम होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो हम हैंड वॉश, पानी का इस्तेमाल, वार्म चीज़ें, ठंडी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देंगे
तो आई होप सो यू विल बी फाइन। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो अभी हमने स्टैट्स निकाले हैं एज पर दैट जो सालाना एक आम आदमी की औसतन उम्र है वो 6 से 7 साल कम हो रही है। ये स्मोक इंसानी जिंदगी पर इस एतबार से कितनी असरअंदाज हो रही है? ये इंटरेस्टिंग सी फिगर है लास्ट ईयर दिसंबर की। इसी दुनिया में कुछ ममालिक हैं जिनकी एवरेज लाइफ स्पैन 45 के पास, अच्छा। औसत लाइफ एवरेज 45, और इसी दुनिया में कंट्रीज हैं जो 90-95 प्लस हैं। इसका मतलब अल्लाह मियां ने बनाने वाले ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया, लेकिन उसकी लिविंग, उसके खाने पीने में इतनी चेंज है कि एक गाड़ी 10 साल चल रही है, एक 20 साल चल रही है। इट मीन्स कि हमें बहुत एहतियात करनी है। हमारे में देयर इज अ बिग रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारी कौम में पूरी पोटेंशियल मौजूद है। देखिए, जो आप एहतियात वाली बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि स्मोक हमें या तो अर्ली इन द मॉर्निंग में मिलती है 7 बजे से लेके कोई 1 बजे तक, 12-1 बजे तक, या फिर रात में हमें वही 5-5:30 से लेके 11-12 बजे तक चल रही होती है। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनमें 3-4 साल के बच्चों से लेके 8वीं-9वीं तक की जमात के बच्चे हैं। ये इससे किस हद तक बच सकते हैं? ऐसा क्या किया जाए? एक तो ये कि बड़े लिखे लोगों के लिए मुश्किल इंडेक्स आ रहा है। टीवी अगर आप 1 मिनट खोलते हैं या आप अपने फ़ोन पे चेक कर लें तो इंडेक्स मौजूद है, उसका ख्याल करें, पूरा दिन ही ख्याल करें। आप घर पहुंचे तो ज़रूर स्टीम ले लें। अच्छा, स्टीम तो ज़रूर लें, ये दिन तो मैं में खुद भी एक रेकमेंड दफ़ा। करती हूँ। और जब ऑफिस पहुंचे तो पहला काम नोज़ को, गले को फ्लश कर लें और पानी पी लें। आदत डालें कि हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपने चंद सिप्स ले लेने। और अगर आप इतने ही अच्छे हैं कि आप दिन में 15 मिनट भी मिले तो आप एक्सरसाइज करते हैं, सो दैट योर स्टेमिना इज वेल मेंटेन्ड। आपका इम्यून सिस्टम, वाइट ब्लड सेल उतना ही एफिशिएंट है जितनी आपकी बॉडी, लाइक माइकल जैक्सन। आपने सारा दिन 2 मिनट भी मिले, हाँ। आपके नी नहीं भी काम कर रहे, तो हमारी दुनिया में स्पाइन के मसले, जॉइंट के मसले क्यों हैं? फ्रोजन शोल्डर, फ्लैट शोल्डर। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बॉडी को डिहाइड्रेट करने के लिए या हाइड्रेट करने के लिए सिर्फ ये एक्सरसाइज और पानी ही पिलाते रहेंगे, या कुछ ये भी बताएंगे कि जरिए आप कुछ ये सब्जियां खा लें, कुछ ये फ्रूट्स खा लें, तो भी आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होती रहेगी? दूध ज्यादा से ज्यादा पिएं। अच्छा, सिंपल डाइट जो भी अवेलेबल है। ठीक है। हमें फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना। हमने जूस, ये बड़ा मुश्किल है लाहौरियों के लिए, जूस, फ्रेश जूस की तरफ नहीं जाना। फ्रेश जूस की तरफ भी नहीं जाना? एब्सोल्युटली नॉट। एक एप्पल खाना 100 टाइम बेहतर है एप्पल का जूस पीने से। ओह माय। फल के अंदर जो नेक्टर है, जिसको हाई फाइबर कहा गया,